प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं के इतिहास के दूसरे अध्याय राजा, किसान और नगर से जुड़े जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उसको आज हम करने वाले हैं। इससे पहले आपने दूसरे चैप्टर से जुड़े नोट्स का वीडियो आपने नहीं देखा होगा तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जा करके इस चैप्टर से जुड़े जितने भी नोट्स है महत्वपूर्ण वो आप देख सकते हैं ताकि आपको ये ऑब्जेक्टिव समझने में आसानी हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि गांधार कला किस कला से प्रभावित थी। तो प्यारे बच्चों, गांधार कला चीनी कला, यूनानी कला, ईरानी कला, इनमें से कोई नहीं। तो जो गांधार कला थी वो यूनानी कला से प्रभावित थी। ऑप्शन बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि मौर्य कला में न्यायिक अधिकारी कौन था। राजुक, दंडपाल, दुर्गपाल और सन्निधाता। तो मौर्य कला में जो न्यायिक अधिकारी होता था वो प्यारे बच्चों राजुक होता था। तो ऑप्शन ए जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं कि पन किस धातु का सिक्का था। तो प्यारे बच्चों, पन किस धातु का सिक्का था। सोना का, चांदी का, तांबा का या कांसे का। तो पन जो है प्यारे बच्चों वो चांदी का बना हुआ था, चांदी धातु का। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। अब अगला है सूती वस्त्र उद्योग के लिए कौन प्रसिद्ध था। उदयपुर, हम्पी, कालीकट, गोलकुंडा। तो प्यारे बच्चों सूती वस्त्र उद्योग के लिए जो प्रसिद्ध था वो उदयपुर था। ऑप्शन ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब अगला प्रश्न है बीना बजाते हुए सिक्के किसने जारी किए। बिंबिसार ने, अशोक ने, कनिष्क ने या समुद्रगुप्त ने। तो बीना बजाते हुए सिक्के जो है प्यारे बच्चों वो समुद्रगुप्त ने जारी किए। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अब अगला प्रश्न है फाहियान कौन था। नाविक था, चिकित्सक था, चीनी तीर्थयात्री था, सेनापति था। तो फाहियान जो है प्यारे बच्चों वो चीनी तीर्थयात्री था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब अगला प्रश्न है किसने सबसे पहले भारत में स्वर्ण सिक्के जारी किए। मौर्यों ने, हिंदी यूनानियों ने, कुषाणों ने, गुप्तों ने। तो भारत में जो सबसे पहले स्वर्ण के सिक्के जारी किए थे वो हिंद यूनानियों ने किए थे। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। अब अगला प्रश्न है किसने भूमि अनुदान प्रथा प्रारंभ की। भूमि अनुदान देने की जो प्रथा है वो किसने शुरू किया। मौर्यों ने, कुषाणों ने, सातवाहनों ने या गुप्तों ने। तो प्यारे बच्चों भूमि जो अनुदान देने की जो प्रथा है वो सातवाहनों ने किया। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो बिल्कुल राइट आंसर होगा कि भूमि अनुदान प्रथा का जो प्रारंभ है वो सातवाहनों ने किया था। अब अगला प्रश्न है मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या कुणाल। तो प्यारे बच्चों मौर्य वंश का संस्थापक था, मैंने आपको बताया था कि वो चंद्रगुप्त मौर्य था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं कि मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था। कुणाल, अशोक, बिंदुसार, बृहद्रथ। तो प्यारे बच्चों मौर्य वंश का जो अंतिम राजा था वो बृहद्रथ था। ऑप्शन डी जो होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब अगला प्रश्न है कि मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी। पाटलिपुत्र, राजगिरी, वैशाली, नालंदा। तो मगध का जो सबसे प्राचीन पुराना जो राजधानी था वो था राजगीर। ऑप्शन बी जो होगा राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है चौथी शताब्दी ईसा पूर्व मगध की राजधानी कहाँ बनाई गई। वैशाली, नालंदा, पाटलिपुत्र या राजगिरी। तो चौथी शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते मगध एक बहुत शक्तिशाली साम्राज्य बन गया था और इसने चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की जो राजधानी थी प्यारे बच्चों वो था पाटलिपुत्र। ऑप्शन सी जो होगा वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब अगला प्रश्न है वह कौन सा पहला सम्राट था
जिसने अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश प्राकृत पत्थरों और पॉलिश किए हुए स्तंभों पर लिखवाए थे। तो वो वृषद्रथ था, अशोक था, बिंदुसार या चंद्रगुप्त मौर्य। तो वह पहला जो सम्राट था जिसने अपने अधिकारी और प्रजा के लिए संदेश प्राकृतिक पत्थरों और पॉलिश के स्तंभों पर जो लिखवाए थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। अब अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था? तो प्यारे बच्चों, मैंने जब नोट्स आपको पढ़ाया था तो बताया था कि मेगास्थनीज जो है वो किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था? सिकंदर, फिलिप, सेल्यूकस या फिर डिमेट्रियस। तो मेगास्थनीज जो था वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त के शासन काल में पाटलिपुत्र आया था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री फाहियान किसके शासन काल में भारत आया? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक, कनिष्क। तो प्यारे बच्चों, जो चीनी यात्री फाहियान था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के यानी विक्रमादित्य के शासन काल में भारत आया था। ऑप्शन बी जो होगा वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब अगला प्रश्न है, उत्तरी पश्चिमी भारत में प्राप्त अशोक के अभिलेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? खरोष्टी लिपि का, अरामिक लिपि का, ब्राह्मणी लिपि का, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तरी पश्चिमी भारत में जो अशोक के अभिलेख है प्यारे बच्चों वो खरोष्टी लिपि में पाया गया है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वानभट्ट की रचना कादम्बरी में किसके शासन काल का वर्णन है? चंद्रगुप्त मौर्य का, अशोक का, विक्रमादित्य का, हर्षवर्धन का। तो वानभट्ट की रचना जो कादम्बरी है उसमें हर्षवर्धन की चर्चा है। ऑप्शन डी जो होगा वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब अगला प्रश्न है, पंचतंत्र की रचना किसने की? आर्यभट्ट ने, ब्राह्मणिर ने, कालिदास ने या विष्णु शर्मा ने? तो पंचतंत्र की जो रचना करने वाले हैं वो विष्णु शर्मा है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अब अगला प्रश्न है, कामसूत्र की रचना किसने की? विष्णु शर्मा, वात्स्यायन, ब्राह्मणिर, आर्यभट्ट। तो कामसूत्र की जो रचना की वो है वात्स्यायन ने की। ऑप्शन बी इसका सही होगा। अब अगला प्रश्न है, कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त जो था वो किसके मंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य के, अशोक के, समुद्रगुप्त के या इनमें से कोई नहीं? तो जो चाणक्य थे प्यारे बच्चों वो थे चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम है अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य या कौटिल्य। तो ये चाणक्य या कौटिल्य जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री थे। अब अगला प्रश्न है कि पाटलिपुत्र को किस राजा ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? अजातशत्रु, उदयन, बिंबिसार, इनमें से कोई नहीं? तो प्यारे बच्चों, पाटलिपुत्र को जो है वो सर्वप्रथम अपनी जो राजधानी जो बनाया था वो उदयन हर्यक वंश का जो शासक था अजातशत्रु का बेटा उदयन, उसने अपने मगध की राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया था। अब अगला प्रश्न है, अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या कितनी थी? तो प्यारे बच्चों, जो बौद्ध धर्म का अंगुत्तर निकाय है उसके अनुसार जो महाजनपद की संख्या है वो 16 है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अब अगला प्रश्न है कि मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की? बिंबिसार ने, अजातशत्रु ने, उदयन ने या नागदशक ने? तो प्यारे बच्चों, मैंने नोट्स वाले क्लास में आपको बताया था कि मगध साम्राज्य की स्थापना जो करने वाले हैं वो है बिंबिसार। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। मगध साम्राज्य की स्थापना करने वाले कौन है? तो बिंबिसार। अब अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल क्या था? तो प्यारे बच्चों, चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन काल था वो 323 से 298 ईसा पूर्व इसका शासन काल था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अब अगला प्रश्न है, विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की थी? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। तो विक्रमादित्य की जो उपाधि है प्यारे बच्चों वो चंद्रगुप्त द्वितीय ने ग्रहण की थी। ऑप्शन बी इसका
राइट आंसर होगा। अब अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस किसकी रचना थी? कौटिल्य की, विशाखा दत्त की, मेगास्थनीज की, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, मुद्रा राक्षस जो है वो विशाखा दत्त की रचना है, विशाखा दत्त के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अब अगला प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या महेंद्र? तो प्यारे बच्चों, मौर्य साम्राज्य का जो प्रथम शासक था वो था चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अब अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न कि वेदों की संख्या कितनी है? 4 है, 5 है, 3 है और 8 है। तो प्यारे बच्चों, मैंने बताया था कि वेदों की संख्या जो है वो 4 है, और वो 4 कौन कौन सा है? तो ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये चारों वेद है। तो वेदों की संख्या कितना है? 4 है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है? चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क, समुद्रगुप्त या हर्षवर्धन? तो नेपोलियन की संज्ञा जो दिया गया है भारतीय शासक को वो है समुद्रगुप्त। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अब अगला प्रश्न है, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? मगध, अवंती, कौशल, गांधार? तो प्यारे बच्चों बताइए कि 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो मैंने बताया था कि मगध महाजनपद जो है वो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली मगध था। अब अगला प्रश्न है, किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको नोट्स में बताया था कि अशोक के कलिंग विजय का जो उल्लेख मिलता है वो 13वें शिलालेख में मिलता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि कनिष्क की राजरोहण तिथि क्या था? यानी कनिष्क जो है वो राजा कब बना? 48 ईस्वी में, 78 ईस्वी में, 88 ईस्वी में, 98 ईस्वी में? तो प्यारे बच्चों, मैंने बताया था कि कनिष्क जो है वो 78 ईस्वी में राजा बना। इसका राजरोहण 78 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अब अगला प्रश्न है कि धम्म महापात्रों को किसने नियुक्त किया? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, कनिष्क? तो धम्म महापात्र को जो नियुक्त करने वाले हैं प्यारे बच्चों वो है अशोक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अब अगला प्रश्न है, अशोक किस वंश का शासक था? नंद वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश, चोल वंश? तो अशोक जो है प्यारे बच्चों वो मौर्य वंश का शासक था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? मौर्य काल, गुप्त काल, मुगल काल, अंग्रेजों का काल? तो प्यारे बच्चों, मैंने बताया था कि गुप्त काल को स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? कालिदास ने, वानभट्ट ने, हरिसेन ने, पतंजलि ने? तो प्रयाग प्रशस्ति के जो रचना करने वाले हैं प्यारे बच्चों वो हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की। अगला प्रश्न है कि मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? कोषाध्यक्ष, मुद्राध्यक्ष, पानाध्यक्ष या लक्षणाध्यक्ष? तो मौर्यकालीन टकसाल का जो प्रधान होता था प्यारे बच्चों वो लक्षणाध्यक्ष होता था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं, राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? पतंजलि, वानभट्ट, विशाखा दत्त, कलहन? तो राजतरंगिणी के लेखक जो थे प्यारे बच्चों वो कलहन था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अब अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो प्यारे बच्चों, मैंने बताया था कि अर्थशास्त्र जो है वो चाणक्य के द्वारा लिखित पुस्तक है और इंडिका जो है वो मेगास्थनीज के द्वारा लिखित पुस्तक है। और इन दोनों किताब से हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, मौर्य वंश। अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश की जानकारी मिलती है? मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। अब अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, 5वीं शताब्दी, 4थी शताब्दी ईसा पूर्व या 3री शताब्दी ईसा पूर्व में?
तो अर्थशास्त्र के जो लेखक हैं वो चाणक्य थे और उन्होंने 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अर्थशास्त्र की रचना की थी। तो ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं कि पतंजलि के महाभाष्य से हमें किसकी जानकारी मिलती है? गुप्त काल की, मौर्य काल की, प्राक मौर्य काल की या 3री शताब्दी ईसा पूर्व की? तो पतंजलि के महाभाष्य से हमें प्राक मौर्य काल की जानकारी मिलती है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? वाल्मीकि, मनु, कौटिल्य या वेद व्यास? तो आप सभी जानते हैं प्यारे बच्चों कि अर्थशास्त्र के जो लेखक थे वो कौटिल्य, विष्णुगुप्त या चाणक्य थे। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बिंबिसार का संबंध किस वंश से है? हर्यक वंश से, गुप्त से या मौर्य से या इनमें से कोई नहीं? तो बिंबिसार का संबंध जो है प्यारे बच्चों वो हर्यक वंश से था। वो हर्यक वंश का पहला राजा बिंबिसार था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब अगला प्रश्न है कि वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया है? गणसंघ, गणतंत्र, राजतंत्र या इनमें से सभी? तो वज्जी को प्यारे बच्चों वो गणसंघ कहा गया है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जनपद शब्द का मतलब क्या होता है? तो प्यारे बच्चों मैंने जनपद शब्द का मतलब आपको बताया था कि जहाँ लोग मवेशी रखते हैं, जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं, ए बी दोनों इनमें से कोई नहीं। तो जनपद का जो मतलब होता है जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं उसी को हम लोग जनपद कहते हैं। ऑप्शन बी जो होगा वो राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे सोने के, चांदी के, तांबे के या बी सी दोनों के? तो प्यारे बच्चों पंच चिन्ह वाले जो सिक्के बने होते थे वो चांदी के भी होते थे और तांबे के भी होते थे, इसलिए बी सी दोनों इसका आंसर होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ से प्रचलित नहीं हुआ? सीरिया से, ब्रिटेन से, श्रीलंका से, जापान से? तो अशोक द्वारा जो प्रचारित बौद्ध धर्म है प्यारे बच्चों वो ब्रिटेन में प्रचलित नहीं हुआ। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की? कौटिल्य, मेगास्थनीज, अलबरूनी या इत्सिंग ने? तो प्यारे बच्चों मैंने बताया था कि इंडिका की रचना जो है वो मेगास्थनीज ने किया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, अशोक ने या कनिष्क ने? तो प्यारे बच्चों धम्म की जो शुरुआत करने वाला जो शासक है वो अशोक है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? अहिंसा, ब्रह्मचर्य, सत्य, अपरिग्रह? तो प्यारे बच्चों महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में जो नया सिद्धांत जोड़ा वो ब्रह्मचर्य जोड़ा। अगला प्रश्न है कि कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व, 251 ईसा पूर्व, 263 ईसा पूर्व, 253 ईसा पूर्व? तो प्यारे बच्चों कलिंग युद्ध जो हुआ था वो 261 ईसा पूर्व में हुआ था। उसके बाद फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने शुरुआत किया था? तो फूट डालकर जो शासन करने का जो काम है वो प्यारे बच्चों मैंने बताया था कि अजातशत्रु ने शुरुआत इसका किया था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। अजातशत्रु ने फूट डालकर विजय प्राप्त करने की सर्वप्रथम काम किया था। उसके बाद अगला प्रश्न है कि जीवक वैद्य किस वंश के काल में था? तो मेरे बच्चों मैंने बताया था कि जीवक वैद्य जो था प्यारे बच्चों वो हर्यक वंश के शासन काल में था। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी? अशोक ने, कनिष्क ने, रुद्रदमन ने, स्कंदगुप्त ने? तो प्यारे बच्चों मैंने बताया था कि स्वयं खर्चे से जो सुदर्शन झील का जो मरम्मत करवाया था वो रुद्रदमन ने करवाया था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर किया? गंगा, सोन, पुनपुन इनमें से सभी? तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने गंगा, सोन, पुनपुन इन तीनों नदी के संगम पर किया।
इसीलिए ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, समस्त भारत ही नहीं एशिया एवं यूरोप में सर्वप्रथम हुनों को परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता है? अशोक को, स्कंदगुप्त को, समुद्रगुप्त को या नेपोलियन को? तो प्यारे बच्चों, समस्त भारत में ही नहीं एशिया एवं यूरोप में सर्वप्रथम हुनों को जो परास्त करने का जो श्रेय जाता है प्यारे बच्चों, वो स्कंदगुप्त को जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अब अगला प्रश्न है, यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? हिटलर, नेपोलियन, बिस्मार्क या मुसेलिनी? तो प्यारे बच्चों, यूरोप का जो समुद्रगुप्त था वो नेपोलियन था। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किसने अभिलेख में भूमि अनुदान का उल्लेख मिलता है? तो किसके अभिलेख में भूमि अनुदान का उल्लेख मिलता है? अशोक के, समुद्रगुप्त के, प्रभावती गुप्त के या इनमें से सभी के? तो भूमि अनुदान का जो उल्लेख मिलता है प्यारे बच्चों, वो प्रभावती गुप्त से हमें मिलता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेखीय प्रमाण किसका है? भूमि अनुदान से जो संबंधित अभिलेखीय प्रमाण है वो मौर्य काल का या सातवाहन काल का, शुंग काल का या गुप्त काल का? तो भूमि अनुदान से संबंधित जो प्रथम अभिलेखीय प्रमाण है वो सातवाहन काल का मिलता है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला है? एरन सागर, गुजरात, दतिया, मस्की या जुनारगढ़? तो सती प्रथा के साक्ष्य वाला जो प्रथम अभिलेख मिला है प्यारे बच्चों, वो एरन सागर से मिला है। अब अगला प्रश्न है कि अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजा था? श्रीलंका, ब्रिटेन, बांग्लादेश, पाकिस्तान? तो प्यारे बच्चों, अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो भेजा था वो श्रीलंका भेजा था। इसलिए ऑप्शन ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि किस विद्वान ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक के इतिहास लिखने का सालध्य प्रयास किया? विसेंट स्मिथ, जेम्स प्रिंसेप, काशी प्रसाद जायसवाल, देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर ने? तो प्यारे बच्चों, इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर ने। अगला प्रश्न है, मौर्य कला का निम्न में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है? चैत्य, स्तूप, गुहा वास्तुकला, स्तंभ? तो मौर्य कला का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है वो स्तंभ है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? हेन सांग, फाहियान, ईत्सांग, वांग हेनत्से? तो गुप्त काल में कौन से चीनी यात्री भारत आया था प्यारे बच्चों? तो फाहियान जो है वो चीनी यात्री था जो गुप्त काल में भारत आया था। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या पुष्यमित्र शुंग? तो मेगास्थनीज जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त की जानकारी होती है मथुरा अभिलेख से, प्रयाग प्रशस्ति से, वसंखेरा अभिलेख से, ऐहोल अभिलेख से? तो प्यारे बच्चों, समुद्रगुप्त की जो जानकारी होती है वो होती है प्रयाग प्रशस्ति से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अब अगला प्रश्न है, नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे? अशोक के, कनिष्क के, समुद्रगुप्त के या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के? तो प्यारे बच्चों, मैंने बताया था कि नवरत्न जो है वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। अगला प्रश्न है कि अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार कौन हैं? प्यारे बच्चों, अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार कौन हैं? कालिदास, वानभट्ट, अश्वघोष या कौटिल्य? तो अभिज्ञान शकुंतलम के जो रचनाकार है वो कालिदास है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक ने, चंद्रगुप्त ने या समुद्रगुप्त ने? तो भारत में अभिलेख की शुरुआत करने वाले जो शासक है वो अशोक है।
ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अब अगला प्रश्न है, किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? अशोक को, समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त को या बिंदुसार को? तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया है नोट्स वाले क्लास में कि अशोक जो था प्यारे बच्चों, उसको प्रियदर्शी राजा कहा गया है। तो ऑप्शन ए जो होगा वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। अशोक को प्रियदर्शी राजा कहा गया है। अब अगला प्रश्न है कि मेगास्थनीज ने अपने यात्रा वृत्तांत में भारत के समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया था प्यारे बच्चों? तो मेगास्थनीज के द्वारा लिखित जो इंडिका पुस्तक है उसने भारत के समाजों को 7 वर्गों में विभाजित किया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एलोरा के कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित कराया था? तो एलोरा में कैलाश मंदिर जो है प्यारे बच्चों वो राष्ट्रकूट ने बनवाया था प्यारे बच्चों। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अब अगला प्रश्न है, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, भारत में, बर्मा में? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय है प्यारे बच्चों वो पाकिस्तान में स्थित था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब लास्ट प्रश्न है प्यारे बच्चों कि धम्म की शुरुआत किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, अशोक ने या कनिष्क ने? तो प्यारे बच्चों, धम्म की जो शुरुआत है वो अशोक ने किया। ऑप्शन सी जो होगा वो बिल्कुल राइट आंसर होगा, अशोक। तो इसी के साथ आपका ये दूसरे चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव था प्यारे बच्चों वो आप देख लिए। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी तरह से इतिहास के सभी चैप्टर का क्लास करने के लिए प्यारे बच्चों इस चैनल से जुड़े रहे। आपको प्रत्येक दिन आपको इतिहास से जुड़े चैप्टर वाइज आपको नोट्स, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आपको मिलते रहेंगे प्यारे बच्चों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मैं अगले वीडियो में आपको दूसरे चैप्टर से संबंधित जो सब्जेक्टिव प्रश्न है वीवीआई एग्जाम के लिए वो मैं आपको कराऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।